आदाब, मैं हूं मीनाक्षी शोरान। हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 50वीं एनिवर्सरी के जश्न की। जी हां, नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश ने 29 जनवरी 2021 को फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस की शुरुआत की है, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला और बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी एम्बेसडर मसूद बिन मोमेन ने हिस्सा लिया। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में बायलैटरल रिलेशनशिप के प्रोग्रेस के कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के साथ साथ कोविड कॉपरेशन, खासतौर पर भारत के जरिए हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके तहत बांग्लादेश को 20 लाख कोविशील्ड वैक्सीन गिफ्ट करने पर बांग्लादेश के एप्रिसिएशन के साथ ही ट्रेड, कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, पावर, एनर्जी और वाटर रिसोर्सेज, रीजनल और मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन के अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और डिफेंस कॉर्पोरेशन के साथ साथ भारत बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशन की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए ढाका में मार्च 2021 में होने वाली तकरीब में प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी, उनके बांग्लादेश विजिट की तैयारियों पर भी बातचीत की गई है। और इसमें हमें जो महत्वपूर्ण याद रखने की बात है वो ये भी है कि भारत और बांग्लादेश रिलेशंस की तारीख जितनी गहरी है उससे कहीं ज़्यादा पुरानी भी है। यह महज एक इत्तेफाक ही है कि दोनों मुल्क के तौर पर दुनिया भर में अब जाने और पहचाने भी जाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में दोनों मुल्कों के मजीद गहरे होते रिश्तों, कॉरपोरेशन और साझा उम्मीदों और अरमानों का क्या मतलब है, इन्हीं बारीकियों को हम समझेंगे। और इन्हीं बारीकियों को समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को इन्वाइट किया है। आपसे तारुफ उनका करवाते हैं। रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के प्रेसिडेंट और फॉर्मर मेंबर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विसेज के वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और दोनों ही मुल्कों के जो रिलेशन हैं आज की तारीख में वो रिलेशन कैसे हैं, लेकिन आज की तारीख में जैसे है ये रिलेशंस हैं, क्या ये आज ही की तारीख में हैं या इनका एक पुराना, हम यूँ कहें कि बहुत वीरेंद्र गुप्ता जी, एक कनेक्ट रहा है, चाहे उसमें हम कल्चरल कनेक्ट की बात कर लें या और किस किस तरह के ऐसे कनेक्ट रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए समझना चाहूँ कि कौन से ऐसे टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं या ऐसे कौन से वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं कि हम दोनों मुल्क इस तरीके से डे बाय डे करीब आते चले गए हैं। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इंडिया के लिए जो हमारा नेबरहुड है, उस नेबरहुड में आज पाकिस्तान को हम ना ही इंक्लूड करें, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी नेबरिंग कंट्री वाली सौहार्द से मिलजुल के काम करने वाली बात नहीं कर रहा है। तो उसके बाद बांग्लादेश सबसे इम्पोर्टेंट नेबर है हमारा, चाहे उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, चाहे साइज़ ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से देखें, चाहे एग्जिस्टिंग कोऑपरेशन या पोटेंशियल कोऑपरेशन के हिसाब से देखा जाए। और आपने सही कहा कि हमारी फॉर्मल रिलेशनशिप तो तब शुरू हुई जबकि बांग्लादेश बना, जब बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन उसके पहले जो बांग्लादेश पहले जो हिस्सा था वहाँ पे हमारा सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट है, इंडिया का हिस्सा था वो। और जो लैंग्विस्टिक कनेक्शन है बंगाली और बंगाली कल्चर, जिसकी आज भी जो है लोगों में बहुत ज़्यादा जो है वो चाहत है। और मुझे मालूम है कि हमारे वेस्ट बंगाल के लोग बाग और बांग्लादेश के लोग बाग अभी भी नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों की बड़ी इज्जत होती है जी। तो हमारे सिविलाइजेशनल कल्चरल कॉन्टेक्ट्स बहुत रहे हैं। और अगर आज की तारीख में बात करें, हमारे रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। जो हम गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, तो बांग्लादेश का जन्म हुआ और उस जन्म में, अब मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, इंडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा। ये लड़ाई बांग्लादेश के लोगों ने खुद करी थी, जबकि ऐसा बहुत कोशिश हुई थी कि हम इंडिया जो है वो ईस्ट पाकिस्तान
के ऊपर अपनी ट्रूप्स जल्दी भेज दे, सो दैट वुड हैव नॉट बीन डिप्लोमेटिकली अप्रोप्रिएट। और उस वक्त जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पीएन हक्सर जो उनके मेन एडवाइज़र थे, उन लोगों ने ये जो रिक्वेस्ट थी, टेम्पटेशन था, उसको बड़ा रेजिस्ट किया। सो इट वाज अ होम ग्रोन मूवमेंट। बांग्लादेश के जो लोग बाग थे, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग बाग थे, उनको पाकिस्तान की तरफ से क्या तबाही हुई, क्या ऑपरेशन हुआ, और एक बहुत बड़ा एथनिक क्लेंजिंग का आपको मालूम है एग्जाम्पल, जिसमें कि हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ के लोग बागों को मारा गया। तो उसमें कितने सारे बांग्लादेश के लोग बाग इंडिया आ गए और इंडिया की इकॉनमी पे बहुत असर पड़ा। और हमने सिर्फ जो वहाँ का मूवमेंट था मुक्ति बाहिनी का, उनको मदद करी। और मदद होती है, हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि एक देश दूसरे देश के लोगों को, कॉन्स्टिट्यूएंट को मदद करता है और इंडिपेंडेंस उनको मिलती है। जी। और हमारी फौजें गई वहाँ पे। अब किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया थोड़े ही दिनों में वापस आ जाएगा। तो आई थिंक ये इतिहास में एक अनप्रेसिडेंटेड मिसाल है ऑलमोस्ट, कि हमारी वजह से बांग्लादेश इतनी जल्दी जो है वो अपने को लिबरेशन करने में सक्सेसफुल रहा। हमारी ट्रूप्स की प्रेजेंस थी वहाँ पे। और कई लोगों ने सोचा होगा, जो लोग ये सोचते थे कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप में खटास आए, कि टेंशन इस बात की होगी कि इंडिया अपनी ट्रूप्स को हटाएगा नहीं वहाँ से। बट हम लोगों को कोई भी ये चाहत नहीं थी कि हम वहाँ पे रहें और बांग्लादेश पे कोई हमारा मिलिट्री डोमिनेंस रहे। तो हमने अपनी ट्रूप्स को, सो आई थिंक दैट प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द गुडविल दैट वी हैड फॉर पीपल ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए। मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। और दोनों ही देशों में, इंडिया में मोदी जी जो हैं, जो कि नेबरहुड को क्या इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्या उनको इमोशनली किस तरह से हम उनको उनके साथ में बर्ताव रखना चाहिए, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल। और शेख हसीना वहाँ पे जो आवामी लीग की रिलेशनशिप हमारे से जनरली अच्छी रही है। बिल्कुल। तो वो वहाँ पे हैं, वो भी पॉजिटिवली डिस्पोज्ड हैं टुवर्ड्स इंडिया। राइट। तो मेरा मानना ये है कि ये एक अच्छा मौका है और इंडिया की तरफ से बड़े अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया है, उन पर भी हम बात करेंगे। हाँ, सर, लेकिन तो उसके लिए हम इस वजह से ये ऐसा मौका है कि अब और धक्का लगाने की जरूरत है, और एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, और हम रिलेशनशिप को ऑप्टिमाइज लेवल तक, ऑप्टिमम लेवल तक ले जाएं। राइट, एग्जैक्टली। और ये इस दिशा में हम ये कह भी सकते हैं सर कि हम ना सिर्फ हम बल्कि बांग्लादेश की तरफ से भी जिस तरीके से एफर्ट हो रहे हैं, और जिसका जिक्र वीरेंद्र सर ने भी किया कि वहाँ के भी प्राइम मिनिस्टर और यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर, वो एक कनेक्ट है। लेकिन ये जो 50th एनिवर्सरी है, इसका एक अपना सिग्निफिकेंस है। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, और आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जैसा आप एम्बेसडर गुप्ता ने सही कहा कि ये राजनीतिक शीर्ष स्तर पर लिया गया कदम है, जो अभी जो नेताओं के संबंधों की गर्माहट है, जिसमें अभी ये संबंध और भी ज़्यादा गहरा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश और भारत के लोगों का जो संबंध है, जो त्रिपुरा में आप देखते हैं भारत और बांग्लादेश का संबंध, वो हमेशा दिल्ली और ढाका के संबंधों से फर्क है, परे है। तो जो हम स्थानीय स्तर पे संबंधों को देखते हैं, जो जोश हम हकीकत में वहाँ बॉर्डर पे देखते हैं, वो फर्क है, और वो रोज का संबंध है, वो रोज के रिलेशनशिप है। तो पहली बात तो जैसा बिल्कुल सही कहा गया कि हमारे सिविलाइजेशनल कंटेक्स्ट है, हमारा कल्चरल कंटेक्स्ट है, हमारा लिटरेरी कंटेक्स्ट है, हमारा जो हम लोगों के जो फोकलोर हैं वो उनके साथ शेयर्ड हैं। तो इसलिए लोगों का जो संबंध है वो एक है, वो संबंधों की जान है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं वीरेंद्र सर जो हमको इस कनेक्ट के लिए एक तरह से फोर्स करते हैं, और हम ये कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म आप शेयर कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऑल्दो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, और जब हम एक शिफ्ट या चेंज देखते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है दोनों ही जगहों पर,
वहाँ पर हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जिसमें कुछ हद तक शिफ्ट्स हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके भी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम देखते हैं तो बाय एंड लार्ज हमारा रिलेशन जो है अच्छा रहा है। तो उसमें मेजर फैक्टर्स जो हैं वो आप क्या बताएंगे हमारे व्यूवर्स को? देखिए, सिविलाइजेशनल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात हुई, उसको और एफर्ट करने की ज़रूरत है। ओके। मुझको हमेशा लगता है कि हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स की बात जब करते हैं, चाहे नेबरहुड से करें, चाहे अफ्रीका से करें, तो शायद कहीं ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से उसमें जितनी बात करते हैं उतना एफर्ट नहीं होता है। ओके। तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश के बारे में भी मैं ये कहूँगा, क्योंकि डेमोक्रेसीज़ हैं और अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू लें, और मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी को हमेशा लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में नतीजे बहुत गलत निकल सकते हैं। सबको मालूम है कि अमेरिका ने किस तरह से इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को एम्ब्रेस किया सोवियत यूनियन को भगाने के लिए अफ़गानिस्तान से, और वो उन पे उल्टी पड़ गई। दैट वाज प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ शॉर्ट टर्म अप्रोच कैन प्रूव टू बी रॉन्ग इन द लॉन्ग टर्म। तो इसलिए जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में हमें ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने चाहिए, एकेडमिक कॉन्टैक्ट्स में, यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्टैक्ट्स में, कल्चरल रिलेशंस में, हमारी ट्रूप्स को भेजने के लिए, बांग्लादेश के ट्रूप्स को पहुंचने के लिए, सो दैट अवेयरनेस जो ऑलरेडी है उसको और प्रगाढ़ता मिले। सिर्फ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में नहीं, बल्कि दिल्ली में भी ये और इंडिया में भी ज़रूरत है। उसके बाद आप किसी भी आयाम पे अगर उसको बात करें, सबसे पहली इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो इंडिया के नेबर्स हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन का इतना बड़ा जो है वो पोटेंशियल होता है और वो ठीक तरीके से पूरा रियलाइज नहीं हुआ है। उसमें हमें पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि बांग्लादेश तो खैर बहुत बड़ा नेबरिंग कंट्री है, छोटे नेबरिंग कंट्रीज़ में भी हमें उनको ऑटोनोमस स्पेस देने की बहुत ज़रूरत है। हम सारा काम वहाँ का नहीं संभाल सकते। तो अगर हम ये समझें और उसके बाद हम अपनी जो पोटेंशियल है, जो चीज़ें हम कर सकते हैं, हमारी कनेक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, कुछ काम हो रहा है रेलवे के लिए। नई रेलवे लाइन अभी भी हाल में इनॉग्रेट हुई है, और रेलवे लाइंस फिर से शुरू करने की, पावर कनेक्टिविटी, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, वाटरवेज कनेक्टिविटी, ये सब ज़रूरत को बढ़ाने की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वगैरह जो है, ट्रेड जिससे कि और स्मूथली फ्लो कर सके, नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाने की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जैसे इंडिया नेपाल बॉर्डर में बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं, उसी तरह से बांग्लादेश के बॉर्डर में भी और बेहतर करने की ज़रूरत है। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और जितनी भी हमें जो ट्रेड की जितनी भी नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, वो नॉन टैरिफ बैरियर्स ख़त्म करें, जी। कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट, देखिए जो हमको सबसे ज़्यादा परेशानी थी रिलेशनशिप में, इलीगल इमिग्रेशन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इमिग्रेशन, मेरे ख्याल से इस समस्या में काफ़ी इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि बांग्लादेश में आज की तारीख में पर कैपिटा इनकम उनकी हमारे से ज़्यादा हो गई है और बढ़ रही है। तो जब बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो अब बांग्लादेश से आदमी इंडिया में जॉब करने के लिए नहीं आएगा, उसको बांग्लादेश में ही जॉब्स मिल रहे हैं। अब इंडिया जो है का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में मेरे ख्याल से ऑप्टिमम लेवल पे नहीं पहुंचा है, तो उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। रेडीमेड गारमेंट, बांग्लादेश हैज़ टेकन अ लीडरशिप पोजीशन, और उन्होंने उस माध्यम से ही बहुत तरक्की करी अपनी इकोनॉमी में। इंडिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, टूरिज्म में अपॉर्चुनिटी है, मैरीटाइम फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि एरियाज़ हैं जिनमें हम हमारे
ऐसे पॉलिसीज बनाने चाहिए हमको गवर्नमेंट की तरफ से कि जिससे इंडियन बिजनेसमैन वहाँ जाके और इन्वेस्टमेंट कर सके। राइट, और आई एम श्योर इन सब चीज़ों पर सर काम हो भी रहा होगा, और जब हमारे पीएम वहाँ पर होंगे तो एक जिसको हम कहते हैं कि ड्राफ्ट उस तरीके से होगा, वो पॉइंट वाइज पॉइंट शायद चीज़ें बहुत और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ और ज़्यादा ऑप्टिमम के साथ हम उसको देखेंगे शायद वहाँ पर। लेकिन बावजूद उसके भी ये सब चीज़ें क्योंकि अभी होनी है, हम मार्च तक का वेट कर सकते हैं कि क्या होता है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो में बात करते हैं और स्पेशली साउथ एशिया की बात करते हैं, तो ये जो एक रिलेशनशिप दोनों का न सिर्फ पिछले 50 ईयर्स से डेवलप हो रहा है, बल्कि आज एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हम देख रहे हैं, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है? मीनाक्षी जी देखिए, 2 या 3 बातें महत्वपूर्ण हैं यहाँ पे। पहला तो ये, जब फॉरेन सेक्रेटरी मोमेन और फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला की बातचीत हुई, तो 3-4 ऐसे एरियाज निकल कर के आए हैं जहां हम लोगों ने एक नई शुरुआत की बातचीत की है। जैसे स्वतंत्रता सड़क है, अब वो सड़क का जो निर्माण होना है वो सिंबॉलिक है, 1971 के बाद में अब हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी हुआ कि जैसे राजशाही डिस्ट्रिक्ट है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट के स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जो भारत की अपनी कल्पना है उसको हम आगे ले जाएं। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पिछले 6-7 सालों में हिंदुस्तान में खुद ही डेवलपमेंट के इतने नए एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, चाहे उसमें आधार इनेबल्ड ई पेमेंट सर्विसेज है, चाहे स्वच्छ भारत है, चाहे हमारे जन औषधि भंडार हैं। तो ऐसे कई सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम भारत सरकार ने यहाँ हिंदुस्तान में लागू किए हैं जिसका आम लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। तो इनमें से ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जिसकी का सरोकार बांग्लादेश से हो सकता है, और स्मार्ट सिटी की तरफ इंटरेस्ट जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी मोमेन ने दिखाया और भारत ने उसके लिए हामी भरी है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ये स्मार्ट सिटी का शुरुआत होगी, इस सड़क की भी शुरुआत होगी, तो ये नए संबंधों की नई सड़क होगी, मैं समझता हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि अभी हिंदुस्तान के अंदर और लॉकडाउन में हमने देखा जिस ढंग से डिजिटल पेमेंट्स की बात की गई है, बांग्लादेश को भी डिजिटलाइजेशन और डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर में मदद दी जाए, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी इंस्टीट्यूशंस को आगाह किया गया है। उनके साथ मिलकर के ये संबंध आगे बढ़ाए जाएं, और इस संबंध में भारत प्रयासरत है, और मुझे लगता है कि इस खुशनुमा मौके पर कई तरह की चीज़ें सामने निकल के आएंगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये सिर्फ सरकार से सरकार के बीच का संबंध नहीं है, जैसा मैंने कहा लोगों का संबंध है। तो इसके लिए विदेश मंत्रालय ने एक नई योजना की शुरुआत करी, जिसे हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कहा गया। तो सरकार के तरफ से, हमारे मिशन की तरफ से ऐसे कम्युनिटी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा रहा है जिनका असर बांग्लादेश के अपने माइक्रो क्रेडिट जो उनका रिवॉल्यूशन है, मेगा रिवॉल्यूशन, उसकी तरफ और इजाफा करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन होगा। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है। चौथा, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि कुछ फोकलोर हैं, कुछ हमारा साझा साहित्य है, कुछ लिटरेचर है, कुछ हम लोगों की सोच एक रही है, चाहे वो आज़ादी के आंदोलन की बात रही हो, चाहे विकास की बात रही हो। ऐसा कौन सा लिटरेचर है जिसको हम लोग आपस में देख के समझ सकते हैं? बांग्ला एक भाषा है जो हमें कनेक्ट करती है, न सिर्फ बंगाल से बल्कि भारत के भी बाकी इलाकों से। उस तरफ के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात है। तो ये 4 बातें मुझे लगता है कि ये हमारे जिस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की हम कल्पना कर सकते हैं उसमें महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बियॉन्ड, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी जी, कि साउथ एशिया के संबंध में क्या है, तो जो आज भारत की कल्पना है जिसमें हम बिम्स्टेक को देखते हैं और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो खाड़ी के जो देश हैं उसमें बांग्लादेश का महत्वपूर्ण स्थान है, उसका हेडक्वार्टर भी ढाका में है। तो इस संबंध में बिम्स्टेक देशों के साथ मिलकर के हम क्या कर सकते हैं, इसको लेके कई देश अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। उसमें म्यांमार भी है, उसमें थाईलैंड भी है। तो ये इन दोनों देशों में, बांग्लादेश में और हिंदुस्तान में, श्रीलंका में, एक जो डेमोक्रेसी के लिए कमिटमेंट दिखा है
जो हम नेपाल और भूटान में भी देख रहे हैं, तो भारत का असर और भारत की सोच का असर, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं, उसी को अगर आगे बढ़ाएं तो हमारा एक असर इन सारे देशों में प्रजातंत्र को आगे लेकर के आना, डेमोक्रेसी को आगे लेके आना, लोगों की आवाज के लिए जगह बनाना, ये एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। और बांग्लादेश हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। बांग्लादेश ने ही शांति का रास्ता बताया जब म्यांमार के साथ उनका रोहिंग्या ट्रबल हुआ तब। तो बड़े शांत मन से उन्होंने इसको एड्रेस किया है और मुझे लगता है बांग्लादेश और हिंदुस्तान मिलकर के न सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि एशिया में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। उनके साथ हमने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी किया, BBIN नाम का जो हमारा इनिशिएटिव है, सब रीजनल इनिशिएटिव, उसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया। बार बार इस बात का जिक्र आना कि बांग्लादेश के साथ हमारा जो ट्रेड का डेफिसिट है उसके बारे में क्या हो रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है हमें देखना। तो हमने देखा कि भाई चाइना का और बांग्लादेश का और इंडिया का और बांग्लादेश का अगर संबंध देखा जाए ट्रेड में, तो आप देखेंगे कि 2004 से 2019 के हमने आंकड़े निकाल के देखे कि बांग्लादेश का जो टोटल ट्रेड घाटा है $19 बिलियन का, वो $19 बिलियन का 2/3 तो चाइना के कारण है। इंडिया के कारण जो है उस में अगर आप देखें बांग्लादेश के तीनों उद्योग, गारमेंट्स को अगर आप हटा दें तो बाद के जो उनके 3 उद्योग जिसमें उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है, पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल्स में, वहाँ हमारा उनके साथ गहरा संबंध है, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का उनके साथ गहरा संबंध है। तो बांग्लादेश के विकास में एक उद्योग से बढ़ के कई सारे उद्योगों को सामने लाया जाए तो भारत का उसमें भी कंट्रीब्यूशन है। हमारे फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस उनकी मदद कर रहे हैं और बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण देश, निर्यातक देश के रूप में उभर रहा है। और ये मीनाक्षी जी एग्जैक्टली वैसा है जैसा हमारा वियतनाम के साथ हुआ। आप जानते हैं वियतनाम में हमने 1957 में एक राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन दिया। आज हमारे राइस एक्सपोर्ट को गहरी कंपटीशन देने वाला वियतनाम है और ये हमारे लिए सेटिस्फेक्शन की बात है। इसमें हमें कोई असुरक्षा का भाव नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं कि और अगर बांग्लादेश भी ऐसा करता है तो हम को खुशी होगी कि ये हमारे साथ में खड़ा हुआ है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो सबका विकास की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सबके साथ विकास की बात कह रहे हैं, जो सबके विश्वास की बात कह रहे हैं, वो हमारे भारत बांग्लादेश के देशों संबंधों में भी हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी का एक रिफ्लेक्शन है शायद वीरेंद्र गुप्ता जी की न सिर्फ हमारे PM का उनके जो गोल्डन जुबली है उसमें उनका वहाँ पर रहना उसमें, और जिस तरीके से राजपथ पर हमने देखा उनका रिप्रेजेंटेशन, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको लेकर हम बात कर सकते हैं। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं क्या और स्ट्रेंथन करने के लिए ही ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हम बायलैटरली तो अगर देखें तो हमारा है एक कनेक्ट, लेकिन बावजूद उसके भी जो इस तरह के इनपुट्स या इस तरह की और चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया जा सके चीज़ों को, ये उसी तरफ हमको लेकर जा रहे हैं। देखिए, ये जो बांग्लादेश का कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया हमारी रिपब्लिक डे परेड में, तो सिम्बॉलिकली Obviously. It was a very big gesture. और लोगों ने देखा, सब लोगों को पता चला इसके बारे में। तो सिंबॉलिज्म की डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, जैसे हमारे आपस के रिलेशंस में बहुत महत्वपूर्ण होती है बात। तो इसी तरह से मोदी जी जाएंगे तो आज़ादी सड़क और इस तरह के जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे, सचिन जी ने फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर के बारे में कोऑपरेशन, कोविशील्ड जिस तरीके से कोविशील्ड दिया हमने, गिफ्ट करी। तो देखिए, कोई भी डेवलपिंग कंट्री के लिए 2 जो सेक्टर्स हैं, 2 चीज़ें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, हेल्थ केयर और एजुकेशन। बांग्लादेश इज़ ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्री लाइक अस, तो उनके लिए भी हेल्थ केयर और एजुकेशन, हायर एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि इंडिया इन दोनों ही फील्ड्स में, प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन और फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर सेक्टर में कोऑपरेशन हमारा बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की, तो इन सेक्टर्स की तरफ हमें खास ध्यान देने की ज़रूरत है। मीनाक्षी जी, एक और पहलू पे आपका ध्यान डालना चाहता हूँ, जो कि बांग्लादेश से हमारे जब रिलेशंस सुधरने लगे तो हमको परेशानी क्या थी
कि बांग्लादेश में रह के कई सारे जो एक्टिव एलिमेंट्स थे जो हमारे यहाँ नुकसान पहुंचाते थे। एग्जैक्टली। तो बांग्लादेश से जब हमारे रिलेशनशिप अच्छे हुए सरकार से, तो उन्होंने उन एलिमेंट्स को कंट्रोल करना शुरू किया। राइट। और उसमें बहुत इजाफा हुआ। तो वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो इंटेलिजेंस में कोऑपरेशन हो रहा है, उस कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने ले जाने की ज़रूरत है। जो इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ हैं, और भी जो रेडिकल एलिमेंट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कि हमेशा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और हमारे दोनों देशों में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस तरह के लोगों को पनाह देते हैं। राइट। तो अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट से हमको सपोर्ट मिलता है, तो इस डायरेक्शन में हमको अपना कोऑपरेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। डिफेंस कोऑपरेशन में भी खासकर हमारे ऑलरेडी कोऑपरेशन है, हमारी एक्सरसाइजेज, मैरिटाइम एक्सरसाइजेज। और एक फाइनली एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जो है मिलिट्री हार्डवेयर बांग्लादेश का आज की तारीख में उनको चाइना से बहुत मिलता है, चाइना पे डिपेंडेंस ज़्यादा है। तो हमारे कई एक्सपर्ट्स की ऐसी राय है। हमने एक सेमिनार किया था बांग्लादेश के कुछ एक्सपर्ट्स के साथ में, और सब लोगों की बात ये निकल के बहुत एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन आई थी उसमें कि इंडिया को military hardware we should begin to supply to Bangladesh on concessional LOC financing basis, जिससे कि चाइना पे, देखिए हम चाइना को नज़र में रखना पड़ता है कि हमारे रिलेशनशिप, बिकॉज वो भी नेबर है हमारा, लेकिन वो जिस तरह का नेबर है उसको हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और लेकिन क्योंकि इन्वेजन जिस तरह से उनकी तरफ से रहता है। लेकिन फिर से मैं आना चाहूँगी सर 50th एनिवर्सरी पर एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से, बिकॉज ये सिग्निफिकेंट है उनका 50 साल होना, गोल्डन जुबली होना, और हमारा उनके साथ इस तरीके का नहीं, ये बहुत बहुत खुशनुमा मौका है। और मुझे लगता है कि संबंधों को इसमें आगे बढ़ाने का, उनके साथ हमारे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने का ये बहुत अच्छा मौका है। इसे हाथ से जाने नहीं दिया चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम श्योर जितने भी लोग इस कनेक्ट को लेकर और इस दोनों देशों के न सिर्फ बायलैटरल जो रिलेशन है, हमारे फॉरेन पॉलिसी, बाकी सब ऐसी चीज़ें जो कि हमारे कनेक्ट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, उसके ऊपर लगातार जो काम हो रहा है, उसी का ये हम रिजल्ट कह सकते हैं कि एक बहुत ही खुशनुमा जो माहौल है वो दोनों मुल्कों के बीच में है। आप दोनों आए सर स्टूडियो में वक्त निकालकर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो आज के इस ख़ास हमारे प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपनी राय भी हम तक भेज सकते हैं कि आपको एक हमारा प्रोग्राम कैसा लगा है। ddurduspecials@gmail.com पर आप हमें मेल करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आप हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।